गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, गिव रीजन। देखिए नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन फिर भी ये पेंटाहेलाइड शो क्यों नहीं करता, उसका हमें रीजन देना है। तो देखिए सबसे पहले हम वो कंपाउंड देखेंगे जिसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखिए N2O5 हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5। इसको चेक करते हैं। देखिए 2x प्लस 1 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है इंटू 5 ऑक्सीजन है हमारे पास इज इक्वल टू 0। देन 2x प्लस 5 इंटू 2 -10 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +5। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं कि डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +5। ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बाद भी पेंटाहेलाइड शो क्यों नहीं करता। देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर चेक कीजिए, तो ये क्या हो गए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हमारे पास जो पी सब शेल है वो कैसी हो गई है, हाफ फिल्ड। उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि पी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6 आते हैं, लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन can form only ट्राइहेलाइड्स। इसलिए यहां पर 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से नाइट्रोजन केवल ट्राइहेलाइड्स ही शो करता है। पेंटाहेलाइड शो करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, लेकिन हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम चेक करें कि सेकंड शेल में डी सब शेल होती है नहीं होती है, तो देखिए अगर हम यहां पर नाइट्रोजन की सेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है नाइट्रोजन के लिए, और ये फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल में एस सब शेल होती है और सेकंड सेल में एस और पी ये 2 सब सेल्स होती हैं, और थर्ड सेल जो हमारे पास प्रिंसिपल सेल है उसमें एस पी और डी ये 3 सब सेल्स होती हैं। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम चेक करें तो यहां पर टोटल सेल कितनी है, 2, 1 एंड 2। तो यहां पर 2 में केवल एस और पी सब सेल्स ही हैं, यहां पर डी सब सेल एब्सेंस है, यहां पर डी सब सेल है ही नहीं। इसलिए ये जो 2s2 है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर एब्सेंस है डी ऑर्बिटल। इसलिए यहां पर जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहेलाइड शो नहीं करता है। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर थ्योरेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए नाइट्रोजन shows an oxidation state of +5 in N2O5. It, however, does not show pentahalides because its electronic configuration is 1s2 2s2 2px1
2py1 2pz1. It has 3 half filled p orbitals and hence can form trihalides to make pentahalides. We need to 5 half filled orbitals, but absence of d orbital. It cannot expand its valence shell to show covalency of +5. तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए थ्योरेटिकल आंसर। इसको चेक कीजिए। नाइट्रोजन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो करता है N2O5 में। इट हाउएवर डज नॉट शो पेंटाहेलाइड, लेकिन वही पेंटाहेलाइड शो नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. इट हैज 3 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स। इसके पास केवल 3 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं एंड हेंस कैन मेक फॉर्म ट्राइहेलाइड्स। तो इसलिए क्या बना सकता है? ट्राइहेलाइड्स इजीली फॉर्म कर सकता है टू मेक पेंटाहेलाइड्स। लेकिन पेंटाहेलाइड बनाने के लिए वी नीड टू 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। लेकिन हमें यहां पर पेंटाहेलाइड शो करने के लिए कितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है? 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, बट एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लेकिन डी ऑर्बिटल के एब्सेंस की वजह से, डी ऑर्बिटल के ना होने की वजह से इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंस शेल। ये अपनी वैलेंस शेल को या वैलेंस ऑर्बिटल्स को एक्सपेंड नहीं कर सकता टू शो कोवेलेंसी ऑफ 5। तो +5 कोवेलेंसी शो करने के लिए ये अपने सेल्स को एक्सपेंड नहीं कर सकता। सेकंड क्वेश्चन है PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 व्हाई। हमसे पूछा गया है फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम क्यों होता है। तो देखिए यहां पर इसका आंसर चेक करते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फास्फोरस से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। इस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में लार्ज डिफरेंस होता है। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन का साइज भी स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, इसलिए नाइट्रोजन NH3 मॉलिक्यूल में एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखिए इस तरह से नाइट्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। ये हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है किसके लिए? अमोनिया के लिए। सेकंड मॉलिक्यूल देखिए किस तरह से फर्स्ट मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, देखिए नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहां पर क्या होती है प्रेजेंट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम थर्ड मॉलिक्यूल बनाए तो देखिए थर्ड मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी इस तरह से। तो यहां पर अमोनिया मॉलिक्यूल में एसोसिएटेड फॉर्म में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन
बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। लेकिन यहां पर चेक कीजिए पीएच3 में, पीएच3 यहां पर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत कम है और इसका साइज भी बड़ा है। किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। इसलिए यहां पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होगी और ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट रहेगा। देखिए फास्फोरस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये हमारे पास है फास्फोरस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब फॉस्फीन की स्ट्रक्चर। यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी। ये तो हमने इस आंसर को किया है डायग्रामेटिकली, ठीक है। अगर हम इस आंसर को थ्योरेटिकली लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज much more than phosphorus. Therefore NH3 form extensive intermolecular hydrogen bonding and hence it exists as an associated molecule to break these hydrogen bonds a large amount energy is needed. On the other hand in pH3 no hydrogen bonding is present. It exists as a discrete molecule. Hence pH3 has lower boiling point than NH3। तो देखिए बहुत सिंपल है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मच मोर देन फास्फोरस। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से बहुत ज्यादा होती है। देयरफॉर NH3 फॉर्म एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए नाइट्रोजन NH3 मॉलिक्यूल में क्या करता है? एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है एंड हेंस इट एग्जिस्ट एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से NH3 किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट होता है। टू ब्रेक दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को, इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। ऑन द अदर हैंड इन pH3 वहीं पर फॉस्फीन में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है लार्ज साइज एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इट एग्जिस्ट एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ये एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल या फिर कहें कि सिंगल मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट रहता है। हेंस pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन
NH3। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। हमें यहाँ पर सोडियम एजाइड के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखनी है। देखिए सोडियम एजाइड डिकम्पोज to form sodium metal and nitrogen गैस। यहां पर देखिए जब सोडियम एजाइड का डिकम्पोजिशन होता है तो सोडियम मेटल और नाइट्रोजन गैस फॉर्म होते हैं। रिएक्शन देखिए इसके लिए 2NaN3। आफ्टर दैट रिएक्शन सोडियम एजाइड को हीट किया गया है और ये डिकम्पोज होगा 2Na सोडियम में प्लस 3N2 और नाइट्रोजन गैस में। तो यहां पर ये हमारे पास है सोडियम एजाइड और यहां पर ये सोडियम और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड भी है जिसमें हम डाइनाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें डाइनाइट्रोजन गैस वेरी प्योर फॉर्म में प्रिपेयर होती है। तो इस तरह से हमने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड की रिएक्शन को लिख लिया है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डज NH3 एक्ट एज ए लुईस बेस। अमोनिया लुईस बेस की तरह बिहेव क्यों करता है? तो देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर है in NH3 nitrogen has one lone pair of electrons which is available for donation। देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो किसके लिए अवेलेबल है, डोनेशन के लिए अवेलेबल है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। देखिए अगर हम यहां पर NH3 को किसी भी प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कराते हैं इस तरह से, हमारे पास क्या है H पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर है वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसको डोनेट कर देगा, इस प्रोटॉन को, और ये क्या कंपाउंड बन जाएगा देखिए NH4 1 पॉजिटिव। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं therefore nitrogen donates an electron pair to a proton and form NH4 1 positive, hence it act as a Lewis base। यहां पर देखिए हम इस रिएक्शन में चेक करते हैं, यहां अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उस पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन ने इस प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है और क्या कंपाउंड फॉर्म हुआ है NH4 1 पॉजिटिव। उसके बाद इस रिएक्शन को अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू ए प्रोटॉन एंड फॉर्म NH4 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया NH4 1 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, हेंस इट एक्ट एज ए लुईस बेस।
इसलिए जो हमारे पास NH3 है वो किस तरह बिहेव करेगा, एक लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डज NO2 डाइमराइज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट क्यों होता है। तो इसके लिए आंसर देखिए, अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखिए नाइट्रोजन, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, और 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसके लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए। अगर हम इस स्ट्रक्चर में चेक करें तो ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन्स है केवल, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये कैसी हो जाएगी, लेस स्टेबल। अगर यहीं पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेकंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, देखिए कैसे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट। उसी तरह से यहां पर 1 2 3 4 सेकेंड ऑक्सीजन, 1 2 3 4, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और इस नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां देखिए, यहां पर चेक कीजिए, यहां इस नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मोनोमर फॉर्म में लेस स्टेबल होने का रीजन क्या है, इसके लेस स्टेबल होने का रीजन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और ये लेस स्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही ये अपने सेकंड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो देखिए क्या बनता है, आफ्टर दैट नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सेकेंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहां पर इस नाइट्रोजन के पास भी 2 ऑक्सीजन हैं। यहां देखिए 1 2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, यहां इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां चेक कीजिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अब यहां चेक कीजिए, देखिए सेकेंड ऑक्सीजन है जिसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां चेक कीजिए, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखें तो देखिए इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट चेक करते हैं, देखिए यहां इस नाइट्रोजन का अब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर हम इस नाइट्रोजन के लिए देखें, क्योंकि सेकंड नाइट्रोजन का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो इस नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग में आ गया है क्योंकि कंबाइन हो गए हैं। तो यहां पर इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड नाइट्रोजन को चेक करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, देखिए इस तरह से। तो ये हमारे पास है डाइमर फॉर्म, किसके लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए, और डाइमर फॉर्म में दोनों नाइट्रोजन्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कैसी हो जाएगी, मोर स्टेबल,
मोर स्टेबल, क्योंकि यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर इवन इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं और दोनों ही नाइट्रोजन के ऑक्टेट भी कंप्लीट हैं। तो अगर हम इस डायग्रामेटिकल आंसर को थ्योरी फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए NO2 इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन molecule in the valence shell. Nitrogen has 7 electrons and hence less stable to become more stable by acquiring inert gas configuration having 8 electrons in valence shell. It undergoes dimerization to form N2O4। तो चलिए इसको समझते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यहां पर हमने चेक किया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है क्योंकि नाइट्रोजन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इन द वैलेंस सेल नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। आपने चेक किया कि नाइट्रोजन पर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एंड हेंस लेस स्टेबल, इसलिए क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। टू बिकम मोर स्टेबल, ये अपने आप को मोर स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, एक्वायरिंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करेगा, इट अंडरगोज डायमराइजेशन टू फॉर्म N2O4। ये अपना डायमराइजेशन कर लेगा, मतलब मोनोमेरिक फॉर्म से डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और डाइमर फॉर्म में क्या होगा, दोनों नाइट्रोजन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन है, इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव्ड दैट PH3 इज बेसिक इन नेचर। वो कौन सा तरीका है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि फॉस्फीन बेसिक नेचर का होता है। तो देखिए आंसर क्या है इसका, आंसर है when PH3 is react with an acid like hydrogen iodide to form PH4I. This shows that PH3 is basic in nature। देखिए बहुत सिंपल है, when PH3 is react with an acid, जब फॉस्फीन किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये क्या फॉर्म करता है, PH4I, फॉस्फीनियम आयोडाइड। दिस शोज दैट PH3 इज बेसिक इन नेचर। यही रिएक्शन क्या शो करती है कि फॉस्फीन किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो देखिए रिएक्शन क्या है हमारे पास, PH3 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहां पर देखिए हम जानते हैं कि फॉस्फीन में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए है, डोनेशन के लिए। तो ये डोनेट होगा टुवर्ड्स प्रोटॉन। तो यहां पर क्या है, H पॉजिटिव है और आयोडीन नेगेटिव है, तो यहां पर हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा PH4 पॉजिटिव एंड I
नेगेटिव। यही हो जाएगा फॉस्फीनियम आयोडाइड। फॉस्फीनियम आयोडाइड। अब यहां पर देखिए फॉस्फीन ने 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, डोनेट किया है। ठीक है, इसी डोनेशन की वजह से PH3 किस तरह रिएक्ट करेगा, एक लुईस बेस की तरह। यहां पर देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन phosphorus PH3 act as a Lewis base in above reaction। तो यहां पर देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन phosphorus PH3 act as a Lewis base in above reaction। अगर हम इस रिएक्शन में चेक करें तो फॉस्फीन में फॉस्फोरस पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो किस लिए है, डोनेशन के लिए है। ठीक है, तो जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो फॉस्फीन किस तरह से बिहेव करता है, एक लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि फॉस्फीन का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। 7th क्वेश्चन है व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। PCl3 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके फ्यूम्स क्यों प्रोड्यूस करता है। देखिए आंसर है इसके लिए इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर PCl3 undergoes hydrolysis and give fumes of HCl। बहुत सिंपल है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में PCl3 का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, और HCl के फ्यूम्स वहां पर हमें मिलते हैं। देखिए इसके लिए रिएक्शन है PCl3 प्लस 3H2O। मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर का मीनिंग क्या है, H2O वाटर। ठीक है, 3H2O आफ्टर दैट रिएक्शन H3PO3 प्लस 3HCl। तो यहां पर देखिए इस रिएक्शन में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ मॉइस्चर की रिएक्शन है, आई मीन वाटर की रिएक्शन है। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट है हमारे पास फास्फोरस एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड के फ्यूम्स बनते हैं। तो इस तरह से हमने PCl3 में मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करने पर फ्यूम्स क्यों बनते हैं, इसको चेक कर लिया है। 8th क्वेश्चन है आर ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 इक्विवेलेंट, जस्टिफाई। हमें यहां पर चेक करना है कि PCl5 स्ट्रक्चर में जो 5 बॉन्ड्स हैं वो सब इक्विवेलेंट है या नहीं है, इसी को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए हमारे पास PCl5 की स्ट्रक्चर है फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। इस तरह से ये हमारे पास फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन अटैच है। देखिए ये 3 क्लोरीन सेम प्लेन में है, ये वाले 3 क्लोरीन इस तरह से। ठीक है, और ये आपके पास जो 4th क्लोरीन है ये अबव द प्लेन एंड दिस क्लोरीन बिलो द प्लेन। ठीक है, ये जो हमारे पास सेम प्लेन में क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन इससे नीचे है और ये वाला क्लोरीन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर इस फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड।
अपर और लोअर को, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो हमारे पास सेम प्लेन में है, ये 3 बॉन्ड्स, फास्फोरस क्लोरीन, फास्फोरस क्लोरीन, फास्फोरस क्लोरीन, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जिन्हें स्मॉल ई से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेक करें कि यहाँ पर एक्सियल टू इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल क्या है, तो ये है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। उसके बाद अगर हम चेक करें इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल, यहां पर ये हमारे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो देखिए अब इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। देखिए यहां पर हम बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे, लेकिन बॉन्ड लेंथ चेक करने के लिए कुछ रीजंस है हमारे पास। देखिए ये हमारे पास है एक्सियल बॉन्ड पेयर, एक्सियल बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन पेयर से बना हुआ ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड पेयर इस इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, इस तरह से, इस तरह से इसको रिपेल करता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाले 2 एक्सियल बॉन्ड्स इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को रिपेल करेंगे, इस तरह से इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को रिपेल करेंगे, इस तरह से। देखिए यहां पर ये भी इसको रिपेल करेगा, इस तरह से, ये सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक्सियल ने इक्वेटोरियल को रिपेल किया है और इक्वेटोरियल ने एक्सियल बॉन्ड्स को रिपेल किया है, जिसके कारण यहां पर फास्फोरस क्लोरीन जो एक्सियल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 240 पिकोमीटर, 240 पिकोमीटर। और इक्वेटोरियल की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 202 पिकोमीटर, 202 पिकोमीटर। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ के पैरामीटर्स से हम ये बता सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में जो फास्फोरस क्लोरीन 5 बॉन्ड्स हैं वो सब इक्विवेलेंट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि PCl5 में फास्फोरस क्लोरीन 5 बॉन्ड्स इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर डायग्रामेटिकल फॉर्म में चेक कर लिया है। अब अगर हम इसे थ्योरी की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए PCl5 हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, it has 3 equatorial bonds inclined at angle of 120 degree and 2 axial bonds inclined at angle of 90 degree, since 2 axial PCl bonds repelled by 3 bond pairs while 3 equatorial PCl bonds are repelled by 2 bond pairs therefore axial
bonds are longer 240 picometer and hence weaker as compared equatorial bonds. Thus all the 5 PCl bonds are not equivalent. देखिए बहुत सिंपल है, इसके थ्योरी पार्ट को हम डायग्राम के साथ समझेंगे। देखिए PCl5 हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इट हैज 3 इक्वेटोरियल, जैसे कि आपको ई और ई से शो हो रहा है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 120। यहां पर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना है? 120 डिग्री। एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स, और जो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स है 2, इनका बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखिए अगर हम यहां से देखें तो ये है 90 डिग्री। ठीक है। सिंस 2 एक्सियल PCl बॉन्ड्स रिपेल्ड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स, इसका मीनिंग है कि ये जो हमारे पास 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये 3 बॉन्ड पेयर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स हैं इनसे रिपेल होंगे। ठीक है। एंड व्हाइल 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स, और जो हमारे पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं 1, 2 एंड 3, ये जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स हैं ये किससे रिपेल होंगे? ये एक्सियल बॉन्ड से, जो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं एक्सियल बॉन्ड्स के, इनसे रिपेल होंगे। रिपेल्ड बाय 2 बॉन्ड पेयर्स, देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। इसलिए जो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 240 पिकोमीटर। ठीक है। एंड हेंस वीकर एज कंपेयर्ड इक्वेटोरियल 202 पिकोमीटर बॉन्ड्स। तो यहां पर जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर बॉन्ड लेंथ एक्सियल बॉन्ड्स की ज्यादा हो जाएगी और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की कम रहेगी। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 202 पिकोमीटर। Thus all the 5 PCl bonds are not equivalent। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो PCl5 में 5 PCl bonds हैं वो सभी इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस लेक्चर में हमने P ब्लॉक एलिमेंट्स के 8 NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे।